नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार आपके बीच एक वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार तकली शिवशंकर पिल्लई द्वारा रचित मछुआरे उपन्यास, जिसे मलयालम में चेम्मीन शीर्षक से लिखा गया है। चेम्मीन पर आधारित फिल्म भी बनी है। साहित्य अकादमी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। भारतीय विद्यार्थी ने हिंदी में इसे अनुवादित किया है। 14 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। 15वां अध्याय। करतम्मा ने जो कुछ कहा था वह सब सत्य था। मान भी लिया जाए कि पर्णी ने सबका विश्वास कर लिया, फिर भी वह उसकी भावनाओं के लिए एक भारी आघात था। पर्णी एक चिंताशील व्यक्ति था। वह उदास हो गया। क्या पप्पू से अब वह सीधा लड़ सकता है? करतम्मा का चरित्र शुद्ध है, इसका उसे विश्वास था। लेकिन यदि पप्पू सामने आकर कहे कि वह करतम्मा के योग्य नहीं है, तो वह उसका खंडन कैसे कर सकता है? करतम्मा को वह उसके पिता के संरक्षण से हठपूर्वक लाया है। उसको छोड़ देने के लिए उसकी धर्म बुद्धि ने सम्मति नहीं दी। उसे छोड़ दें तो वह फिर कहाँ जाएगी? उसने सब बातें खोलकर कह दी हैं, इसका उसे विश्वास था। उसने अपनी गलतियों के लिए आंसू बहाते हुए बार बार प्रतिज्ञा भी की है। बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। वह अवश्य आगे सच्चरित्र होकर रहेगी, इसमें पर्णी को संदेह नहीं था। लेकिन भावावेश के साथ उसको चूम लेना अब पर्णी के लिए असंभव था। आलिंगन के समय उसके हाथ अब ढीले ही रह जाते। करतम्मा दुगने आवेश में अश्रुपात के साथ क्या क्या बोल जाती थी। हाथ से वह निकल न जाए, इस डर से वह पति को कसकर पकड़ लेती थी। ऐसा लगता था कि उसके मन में हमेशा यह डर है कि पर्णी कहीं हाथ से निकलकर बाहर न गिर जाए। मुझ पर विश्वास नहीं है? इसके सिवा मुझसे प्रेम नहीं करते हो? यह सवाल वह पूछ नहीं सकती थी। लगता था कि ऐसा सवाल करने का उसका अधिकार खत्म हो गया। पर्णी ने, जो कभी किसी से नहीं झगड़ता था, अब एक झगड़ा खड़ा कर दिया। एक बार पप्पू ने कुछ बातें सुनाई। पर्णी करतम्मा से सब सुन चुका था, फिर भी एक तीसरे व्यक्ति से सुनना वह सहन नहीं कर सकता था। दोनों में झगड़ा हो गया और पर्णी ने उसे मार दिया। यह झगड़ा छोटा होकर नहीं रहा। पप्पू एक बड़े परिवार का अंग था। बात बढ़ गई कि पप्पू को मारने वाला पर्णी होता कौन है। करतम्मा के घर जाने का सवाल इस तरह खत्म हो गया। उन दिनों समुद्र में मछली भी नहीं मिलती थी। पर्णी में कोई उत्साह नहीं था। करतम्मा को भी क्या हिस्सा मिला है यह रोज पूछने की हिम्मत नहीं रही। क्या करतम्मा को सजा धजा कर मन्नारशाला मेला में नहीं ले जाया जाएगा? क्या उस घर को एक खाना बनाने और एक सोने के लिए 2 कमरों वाला नहीं बनाया जाएगा? नाव और जाल की बात को तो छोड़ ही देना है, वह बड़ी दूर की बात है। नाव और जाल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर तो रोज का खर्चा ही जुटाना मुश्किल हो गया। रोज के चावल का खर्च भी कभी कभी नहीं जुटता था। करतम्मा को एक और कपड़ा और ब्लाउज चाहिए। पर्णी की देह पर भी एक ही कपड़ा था। मैं कल से मछली बेचने पूरब में जाऊं? करतम्मा के इस प्रश्न का पर्णी ने झट से कोई उत्तर नहीं दिया। करतम्मा ने बतलाया कि जाने से क्या क्या फायदे होंगे और कहा कि उसे मंजूर हो तभी वह जाएगी। पर्णी ने कहा, तब जाओ। 2 दिन में करतम्मा ने एक टोकरी खरीद ली। अगले दिन जब नावें किनारे लगीं, तब वह बेचने के लिए मछली लेने समुद्र तट पर पहुंची। शादी के बाद इतनी जल्दी लड़की तट पर आ जाए, यह किसी को ठीक लगने वाली बात नहीं थी। कोच्चू ने पूछा, तू क्यों इस काम के लिए आई है री? मैं भी तो इस तट की मलाहिन हूँ, करतम्मा ने जवाब दिया। फिर भी उसका तट पर जाना उस दिन लोगों के बीच चर्चा का विषय हो गया। करतम्मा को उस काम का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे काम पर जाना पड़ेगा यह उसने सोचा भी नहीं था। कौन जाने, उसकी माँ ने यह काम किया था जरूर, लेकिन चक्की ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी को भी सिर पर भारी टोकरी लेकर बेचने के लिए घूमना पड़ेगा। नाव के किनारे लगने पर करतम्मा भी दूसरी औरतों के साथ आगे बढ़ी। दूसरी औरतें करतम्मा से आगे निकल गईं। उन्हें अभ्यास था। करतम्मा भारी टोकरी सिर पर लेकर दौड़ नहीं सकती थी। वह सबसे पीछे पड़ गई। कभी कभी 3-4 मील दूर तक जाना पड़ता था। करतम्मा को न जगह से परिचय था, न वहां के लोगों से। आगे जाने वाली सब स्त्रियां घरों में जा चुकी थीं। नया रास्ता ढूंढकर जाना उसे मालूम नहीं था। घाटे पर ही बेच देने का उसका मन हुआ। लौटा कर कैसे ले जाती? इस तरह अंत में घाटे पर बेचकर वह थकी मांदी घर लौटी। उस दिन एक संतोष की बात यह हुई कि वह कुछ घरों में आगे माल देने की बात पक्की कराई।
पर्णी बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। करतम्मा बहुत थक गई थी। वास्तव में उससे चला ही नहीं जाता था। उसने आशा की थी कि उसकी दशा देखकर पर्णी पसीजेगा और पूछेगा, कम से कम इतना तो पूछेगा कि कितना मिला। लेकिन पर्णी ने कुछ भी नहीं पूछा। इस व्यवहार के खिलाफ वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह उसकी पत्नी थी। हक की बात छोड़ भी दिया जाए तो उसका कुछ कर्तव्य तो था ही। उसने पूछा, खाना खाया? पर्णी ने जवाब दिया, हाँ। नहाने के बाद बदलने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। वह गीला कपड़ा ही पहने रही। उसने बिना पूछे ही उस दिन का अनुभव सुनाना शुरू किया। उसने कहा, उस दिन घाटा होने पर भी आगे की बिक्री की बात तय करके आई है। एक बात और वह कहना चाहती थी। उसने पर्णी से कहा कि वह किसी कंबा जाल वाले के हाथ उसे काम में लगा दे। पर्णी ने जवाब दिया, मुझसे यह सब काम नहीं होगा। दूसरे दिन बटोर में आयला मछली मिली। करतम्मा के पास जितना पैसा था उतने से उसने आयला खरीद ली। वह उस दिन भी सबके पीछे गई। दूसरी औरतों ने 1 आने में 2 मछली की दर से बेची। करतम्मा ने 2 आने में 5 की दर से बेची। लाभ कम होने पर भी उसे कुछ घरों में रोज मछली देने की सुविधा हो गई। उन घर वालों ने नई मछली वाली के बारे में अच्छा मत प्रकट किया। 3-4 दिन के बाद तट पर एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। मछली बेचने जाने वाली औरतें मिलकर करतम्मा की शिकायत करने लगी। करतम्मा किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। वह खड़ी खड़ी रोती रही। एक ने गुस्से में कहा, वहाँ किसी मुसलमान के साथ रहती थी, अब यहाँ के तट का सर्वनाश करने आई है। एक दूसरी ने कहा, उसे काम तो मिलेगा ही, सब घरों में मर्द लोग उसी से मछली खरीदने को कहेंगे। यह तो ऐसे ही सज धज कर घूमने और मर्दों को फंसाने वाली ही है। करतम्मा के सामने यह सब कहा गया। सुनकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कान बंद हो गए। उसका पक्ष लेने वाला इस संसार में कोई नहीं था। किसी ने भी उसकी वास्तविक स्थिति नहीं समझी। दूसरी मल्लाहिनों की तरह काम करके जीने का भी उसके हक नहीं थे। समुद्र से लौटने पर पर्णी ने उस दिन उससे यह भी नहीं पूछा कि उस दिन वह काम पर गई थी कि नहीं। उसने करतम्मा की तरफ सिर्फ देखा। रुआंसा चेहरा देखना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन दिनों वह उस तरह का ही चेहरा देखा करता था, लेकिन उस दिन चेहरा रोज से ज्यादा कुम्हलाया हुआ था। पर्णी ने इसका कारण पूछा। करतम्मा ने कहा, कुछ नहीं बेचारी, और क्या कहती, पूरा किस्सा कैसे सुनाती। क्या त्रिकमपुरा की औरतों में से किसी से भी कोई गलती कभी नहीं हुई है? नीरकुन्नम तट पर तो औरतें जब आपस में झगड़ती थीं तब एक दूसरे की कहानी भी सुना देती थी। लगता था कि सबकी अपनी अपनी कहानी थी। यहाँ किसी के बारे में भी करतम्मा को कुछ नहीं मालूम हुआ। यदि कुछ मालूम हो जाता तो वह भी कुछ सुनाती। क्यों नहीं सुनाती? उसने खुद क्या अपराध किया था? क्या लड़के लड़कियां यहाँ पर साथ साथ नहीं खेलते? उसने लड़के लड़कियों को सीप चुनते और छोटी मछलियां बटोरते देखा है। यहाँ की औरतें भी तो बचपन बिताकर ही यहाँ बड़ी हुई है। करतम्मा के मन में हुआ कि कैसे भी वह इन लोगों की कहानियां जान जाए। क्या यहाँ की हवा में भी किसी पुरानी स्त्री के प्रेम कहानी व्याप्त नहीं है? क्या किसी अपराधिनी मल्लाहिन की आत्मा यहाँ भी चांदनी में मंडराती नहीं फिरती? ऐसी कहानी से संबंधित कोई गाना किसी को गाते उसने नहीं सुना है। करतम्मा ने मछली बेचने जाने का काम छोड़ दिया, लेकिन एक दूसरा काम उसने शुरू किया, मछली खरीदना और उनमें नमक लगाकर सुखा कर रखना। जब मछली नहीं मिलेगी तब इसका अच्छा दाम वसूल हो जाएगा, नहीं तो थोक माल लेने वालों के हाथ भी बेच सकती थी। इस तरह करतम्मा वहाँ अपना एक अलग जीवन बिताने लगी। वास्तव में उसका हमेशा ही अपना एक निजी जीवन रहा है, जिसमें वह अकेली ही रहती आई है। यहाँ भी बिना किसी से दोस्ती लगाए, बिना किसी से बातें किए उसके अनेक दिन बीत गए। पर्णी की भी वही बात थी। वह रोज काम पर जाता था, पर उसका जोश और उत्साह खत्म हो गया था। उसके साथी थे, लेकिन वह सबसे अलग रहता था। पति पत्नी का जीवन इस तरह एक सतह पर आ गया। शुरू के सब आवेश खत्म हो गए। यदि आवेश स्वाभाविक रूप से ठंडे हो जाएं तो जीवन पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों की बात ऐसी नहीं हुई। प्रज्वलित होता हुआ आवेश एकाएक ठंडा हो गया। जीवन की बन रही योजनाएं अचानक भंग हो गई। दोनों के बीच सिर्फ एक भावशून्य पति पत्नी का संबंध रह गया। ऐसी अवस्था से दोनों संतुष्ट थे कि नहीं, यह कोई नहीं कह सकता। तट पर करतम्मा जैसे बातचीत का विषय बन गई, वैसे ही पर्णी भी बातचीत का विषय बन गया। पर्णी जब कहीं जाता तब उसे लगता कि उसके पीछे लोग आपस में उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 4-5 महीने पहले जब वह बिल्कुल स्वतंत्र था, तब उसे देखकर कोई भी उससे प्रसन्न भाव से कुशल मंगल पूछे बिना नहीं रहता था। उसके बारे में सबका अच्छा मत था। लेकिन आज जहाँ भी वह जाता, लोगों को कुछ न कुछ छिपाकर
उसके बारे में बोलने के लिए रहता है। कैसा परिवर्तन हो गया। पर्णी ने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उस दिन पागल की तरह बीच समुद्र में नाव ले जाने के बाद से उसको पतवार नहीं लेने दी गई। सबके मन में एक डर समा गया था कि पर्णी को भ्रम हो गया है और करतम्मा के अच्छा आचरण वाली ना होने से पर्णी के साथ समुद्र में जाना खतरनाक होगा। करतम्मा के पक्ष में एक शब्द भी कहने वाला कोई नहीं था। पर्णी की भी वही स्थिति थी। कोई उन दोनों के बारे में कुछ भी कह सकता था, उसका प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं था। जिस नाव पर पर्णी काम के लिए जाता था वह कुंजन जाल वाले की थी। कुंजन पुराने जमाने से ही नाव का मालिक रहा। आज उसकी स्थिति गिरी हुई है। वह नाव ही उसके निर्वाह का एकमात्र आधार थी। उसका घर और जमीन आदि सब दूसरों के हाथ में चले गए हैं। आज उसकी नाव और जाल नष्ट हो जाएं तो उसके लिए भूखों मरने की नौबत आ जाए। मजदूरी वह कर नहीं सकता था, ऊपर से वह बूढ़ा भी हो गया था। उसके कान में भी करतम्मा की कहानी पहुंची। उसको बड़ा धक्का लगा। एक भ्रष्टा नारी का पति रोज उसके नाव में जाता था। जब तक नाव लौटती नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। समुद्र में क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है। कुंजन ने बातें करने के लिए पर्णी को छोड़कर बाकी सब मछुआरों को बुलाया। सबको वह डर था। औरतें उस डर को रोज बढ़ाती और बचाव के लिए समुद्र माता का नाम लेती थीं। ऐसी परिस्थिति में जब कुंजन ने सबको बुलाया तब उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। कुमारन ने कहा, आपको अपनी नाव नष्ट होने का डर है, लेकिन हम लोगों को अपने जीवन का ही डर है। हे मालिक, यदि कुछ हो जाए तो 12 परिवार नष्ट हो जाएंगे। वेलायुधन ने भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उसको भी शायद भीतर ही भीतर डर हो गया था। कुंजन ने कहा, हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, समुद्र की बात पक्की है। इस बात के बारे में किसी को भी संदेह नहीं था। जमाना बदलता है, लेकिन समुद्र के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुमारन ने डर भरी आवाज में कहा, जब हम समुद्र में जाएं और उस समय वह मुसलमान कहीं आ जाए तो क्या स्थिति होगी। कुंजन डर के मारे काम गया। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। आंडी ने निराशा के भाव में कहा, सुनने में आया कि वह अब भी यहाँ आया करता है। कुंजन ने कहा, ऐसी बात है, उसे खत्म ही क्यों न कर दिया जाए। ऐसा करने से संकट बढ़ जाएगा मालिक। घरों में औरतों को चैन नहीं है, सब घबराहट में ही समय बिताती हैं। जब नाव समुद्र में जाती है, जब तक वह किनारे नहीं लौट आती तब तक सब व्याकुल रहती हैं। आंडी ने कहा, औरतों का कहना यदि ठीक है तो समुद्र माता ही बचाती आई है। यदि पुराना नियम चलता तो हम में से कोई भी अब तक जिंदा नहीं रहता। सबके सब समुद्र के भीतर ही सड़ गए होते और सिर्फ हड्डी रह जाती। वेलुत्ता ने पप्पू से सुनी हुई बातें दोहराई। 4-5 दिन पहले आधी रात के समय परी को वहां गाना गाते देखा गया था। इस तरह वह बराबर आया करता है। इतने पर भी पर्णी के प्रति सबकी सहानुभूति थी। बेचारा पर्णी, उसकी ऐसी तकदीर हो गई, कोई क्या कर सकता था। कुंजन ने घबरा कर पूछा, अरे इसके लिए क्या उपाय है। कुमारन की राय में एक ही उपाय था, वह था पर्णी को नाव से अलग कर देना। यह राय सबको ठीक लगी। वही एक रास्ता था। कुमारन ने उस दिन बीच समुद्र में पर्णी के नाव ले जाने की बात को शायद 100वीं बार विस्तार से दोहराया। उसने आगे कहा, उस पर फिर उस तरह का पागलपन सवार हो सकता है। मैं तो नाव में बराबर उसके चेहरे की तरफ देखते रहता हूँ, जिससे यह पता चल जाए कि कब वह रंग बदलता है। सबने यह बात मान ली। पतवार उसके हाथ में ना रहे, पर डांड भी कहीं गलत चला दे तो खतरा ही है ना। कुमारन की बात सबको ठीक लगी, लेकिन इससे सबको दुख भी हुआ। पर्णी बचपन से ही कुंजन की नाव पर काम करता रहा है। शुरू में उसे जाल फैलाने का काम में लगाया जाता था। बीच समुद्र में पर्णी को काम में लगाने में किसी को संकोच नहीं होता था, क्योंकि उसे कुछ भी हो जाए तो उसके लिए दुखी होने वाला कोई नहीं था। जाल संभालने के काम से उठते उठते वह पतवार संभालने के काम तक आ गया। नाव पर पतवार संभालने का काम करने के लिए हमेशा उसे औरों से 2 रुपये अधिक ही मिलते थे। कुंजन ने सबसे कहा, कुमारन, पर्णी के हाथ से पतवार ले लेने के बाद से आमदनी कम हो गई है ना। कुमारन ने यह मान लिया, लेकिन संकट से बचने के लिए उपाय ही क्या था। दूसरा कोई उपाय था भी तो नहीं। पर्णी से यह बात कौन कहे, कैसे कहे। कुंजन यह नहीं कर सकता था, उसका मन तैयार नहीं होता था। उसने कुमारन से कहा, तुम लोगों में से कोई भी कह दे। कोई तैयार नहीं था। तब काम कैसे होता। करता ने एक सुझाव दिया, उसके आने के पहले ही नाव उतार कर चल दिया जाए। उसी तरह जरूरत पड़ने पर आदमी को भी बदला जा सकता है। कुंजन को यह तरीका मालूम था, लेकिन उस तरह निकाले जाने वाले आदमी
पीछे मालिक से झगड़ने आते हैं। पर्णी जब आएगा तब वह उससे कैसे मिलेगा, यह भी परेशान करने वाला सवाल था। लेकिन वही एक उपाय था। इसलिए सब नाव में काम करने वालों ने मिलकर ऐसा ही करना तय किया। उसके बाद सब लौट गए। कुंजन ने पर्णी की जगह एक नए आदमी को रख लिया। पर्णी रोज की तरह सवेरे उठकर समुद्र किनारे गया। तब तक नावें चली गई थी। उसने जोर से आवाज देकर पुकारा। उसकी आवाज एक गंभीर गर्जन की तरह गूंज गई। इतने जोर की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। पर्णी को जब लगा कि वह जानबूझकर छोड़ दिया गया है, तब उसमें एक समुद्र की संतान की जो शक्तियां छिपी थी सब एक साथ जागृत हो गईं। उसके शरीर की मांसपेशियां अजीब ढंग से फड़कने लगीं। उसे उसके काम से रोका गया था। उसका शरीर समुद्र के तूफान और आंधी पानी से होड़ लगाने के लिए बना था। इतने दिनों से वह प्रकृति से होड़ लगाता आया है, अब उसे ऐसा करने से रोका जा रहा था। इस रुकावट से पर्णी की शक्तियां जाग उठी। समुद्र में आने वाली हवा ने पर्णी के गर्जन की आवाज को आगे के घरों तक पहुंचा दिया। नाव वाले उसकी पुकार सुन भी लेते तो क्या लौट आते? नहीं लौटते। जिस नाव को उसने प्यार किया था वह समुद्र में काम करने की उसकी अपात्रता का प्रख्यापन करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पर्णी की जागृत शक्तियां काबू में नहीं थी। उस घटना का अर्थ वह जानता था। वह अपना हक पाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। मगर और शार्क की तरह वह पश्चिम की ओर बढ़ा। यह मल्लाह होकर, समुद्र की संतान होकर जीने के उसके आग्रह का फल था। एक उत्तुंग तरंग इतनी ऊंची कि वैसे पहले कभी नहीं देखी गई थी, उसके सिर के ऊपर से उठी और दूसरे ही क्षण उसने उसकी शक्तियों को निचोड़कर उसे एक गेंद की तरह तट की जमीन पर फेंक दिया। पर्णी हार गया। वह उठकर कुंजन जाल वाले के घर की तरफ दौड़ा। उसे कुंजन से एक प्रश्न पूछना था, क्या मैं समुद्र में काम करने के योग्य नहीं हूँ? कुंजन कोई जवाब न दे पाने से परेशान हुआ। अरे वाह, वह बात झूठ है, सर्वथा झूठ है। करतम्मा भ्रष्ट नहीं है। फिर भी सब ऐसा ही कहते हैं ना? क्रोध से भरे पर्णी ने गरज कर कहा, ऐसा ही कहते हैं। और वह वहां से लौटकर चला आया। अध्याय 16वां अध्याय। पर्णी जब लौटा तब करतम्मा घबरा गई। क्या बात है, यह उसे मालूम नहीं हुआ। उसने कारण पूछा। पर्णी ने जवाब दिया, लोग कहते हैं कि तुम भ्रष्टा हो, इसलिए मैं समुद्र में जाने लायक नहीं रहा। करतम्मा सुनकर स्तंभित रह गई। उसे दूसरों की भ्रष्टा कहते सुना था, लेकिन पति के मुंह से उसने पहले आज ही सुना। भले ही उसने अपनी तरफ से नहीं बल्कि दूसरों के शब्द ही क्यों न दोहराए हों। इस तरह करतम्मा के कारण एक अच्छे मल्लाह को धब्बा लग गया। पर्णी ने उससे पूछा, यह बात भूल कर कि तुम एक मल्लाह की लड़की हो, तो बचपन में उस मुसलमान छोकरे के साथ खेलने और हंसने क्यों गई? बात सही थी, लेकिन ऐसा सवाल अब तक किसी ने नहीं पूछा था। माँ ने शुरू में डांटा तो था, लेकिन इतने स्पष्ट और सीधे प्रश्न का सामना करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। करतम्मा व्याकुल हो गई। उस सवाल का मतलब वह समझ गई, लेकिन क्या जवाब देती? उसने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, ऐसा हो गया, माफ करो। पर्णी का सवाल सीधे करतम्मा से नहीं था। उसने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ क्यों कहना चाहिए, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। करतम्मा को जरा तसल्ली हुई। पति ने उसे माफ कर दिया। उसकी बात का वह विश्वास भी करता है। उसकी गलती सिर्फ सावधान न रहने की थी। वह एक बड़ी तसल्ली की बात थी। लड़की को उस मुसलमान के साथ खेलने कूदने के लिए छोड़कर अब बेटी भोगे, माँ बाप को ही ना बच्ची की देखभाल करनी चाहिए थी। पर्णी का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। उसने करतम्मा की तरफ देखकर कहा, बाप ने उस मुसलमान छोकरे को अपनी बेटी दिखाकर और उसे धोखा देकर ही अपना नाव जाल बनाया होगा। बड़ा अच्छा धंधा था। पर्णी का यह संदेह वास्तव में न्याय संगत था। करतम्मा ने पैसे का वह रहस्य पर्णी से नहीं कहा था। करतम्मा को लगा कि वह भी कह देना चाहिए था। मौका मिलने पर वह भी उससे कह देगी। पर्णी ने पत्नी को चेतावनी दी, देख, तेरी माँ बाप ने तुझे जिस तरह पाला है, तेरे पेट में जो है उसे भी वैसे ही पालना। लड़की हो तो उसे तट पर के किसी लड़के के दुख का कारण बना देना, सुना? करतम्मा ने कहा, नहीं। वह बात समझ गई। उसने यह तय किया कि पेट में जो बच्चा है उसे वह कभी भी अपनी तरह नहीं भोगने देगी। उसने खुद कितना भोगा है। उसने काफ़ी सबक सीखा है। जीवन की एक बड़ी घटना का वह सामना कर रही थी। फिर भी उसे एक बात से तसल्ली हुई। आज पर्णी ने पहले उसके पेट के बच्चे के बारे में चर्चा की। वैसे ही उसकी गलती के बारे में भी आज ही उसने खुलकर पहले जिक्र किया। उसके बारे में जो बदनामी फैलाई गई है उस पर उसका विश्वास नहीं था।
करतम्मा के लिए यह कितनी बड़ी सांत्वना की बात थी। एक ही घर में रहते हुए भी पति को पत्नी के घर में रहने का ख्याल नहीं रहता था। करतम्मा जब अपने को निस्सहाय पाकर उसके पास जाकर बैठती तब वह उसे लात मारकर हटा नहीं देता था, बस इतना ही। करतम्मा इसे ही बहुत मानकर धीरज धारण करती थी। उसने पूछा, आगे हम लोगों का निर्वाह कैसे होगा? पढ़ने के सामने यह सवाल नहीं था। करतम्मा ने बाकी लोगों को दोषी ठहराया। उसने कहा, बड़े उपद्रवी हैं सब, मुझे घर घर जाकर मछली बेचने का काम नहीं करने दिया और अब तुम्हें समुद्र में भी नहीं जाने देते। पर्णी ने जिद पकड़ी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं मल्लाह हूँ री, मल्लाह की तरह गुजारा करूंगा और मल्लाह की तरह ही मरूंगा। करतम्मा ने पर्णी को अपने सामने मूर्तिमान पौरुष के रूप में देखा। परिश्रम से पुष्ट हुई उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। करतम्मा को लगा वह सब तरह से मजबूत एक मल्लाह के संरक्षण में है। पर्णी ने अपना होंठ काटते हुए कहा, अरे किसका अधिकार है यह कहने का कि मैं समुद्र में जाने योग्य नहीं हूँ? समुद्र में काम करके जीने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। समुद्र में जो कुछ भी है वह सब मेरा भी है। नहीं कहने का अधिकार किसको है? पर्णी का मन अपने अधिकार बोध से लबालब हो गया था। अनंत रत्नाकर का उत्तराधिकारी था वह। मल्लाह कभी कुदाली चलाने और जमीन जोतने नहीं जाता री। पर्णी भी यह सब नहीं करेगा, यह निश्चित बात है। पर्णी ने पत्नी को आश्वस्त करते हुए कहा, तू निश्चिंत रह, समुद्र की संपत्ति से पर्णी का गुजारा होगा। समुद्र में जाल खींचने का वह समय था। 5 साल की उम्र से समुद्र में ही उसका जीवन बीता है। इतने समय में आज ही पहली बार बिना काम के वह घर बैठा रहा। पश्चिम की तरफ देखा तो बीच समुद्र में नावें पड़ी दिखाई दी। उस दिन आयला और कुरुच्ची मछलियों का बटोर था। पर्णी अधीर होने लगा। क्या करें? गुस्से के मारे वह अपने आप बोलता रहा। उसका पौरुष जागता गया। करतम्मा की शक्ति भी जागी। पर्णी मल्लाह था तो वह भी मल्लाहीन थी। उसे भी समुद्र के धन से जीना था। कोई भी मल्लाहीन नारियल का छिलका पीटकर और रस्सी बांटकर गुजारा नहीं करती। उसने पूछा, मैं मछली बेचने जाऊं? पर्णी ने मना किया। नहीं, तू घर में ही रह। भारी पेट लेकर बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ शुरू होने का समय अभी नहीं हुआ है। पर्णी ने कहा, तेरा खर्च मैं चलाऊंगा। इसी विचार से मैं तुझे लाया हूँ। इतनी शक्ति मुझ में है, तू चुपचाप रहे तो काफ़ी है। करतम्मा यह आदेश पूर्ण रूप से नहीं मान सकी। फिर भी उस आदेश में एक बात छिपी थी। कसूरवार होने के कारण उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता थी। पति अब उसे काम करने को नहीं कहेगा, वह उसका भरण पोषण करेगा। उसके जीवन में यह दिन कभी न भुलाया जा सकने वाला था। यथार्थ में उसने उसी दिन पत्नी का सा अनुभव किया। अब उसे कमी किस बात की रही? ऐसे ताकतवर पति वाली दूसरी स्त्री उस तट पर कहीं नहीं थी। वे पति पत्नी के आपसी संबंध के बारे में एक स्पष्ट निश्चय पर पहुंच गए। एक ही बात अब बाकी रही। पर्णी ने कहा, करतम्मा, एक ही बात जरूरी है, तुझे अपनी मर्यादा का पालन करना। तब इस तट पर मल्लाहीन के तौर पर तुम्हारी गुजर हो जाएगी। इस तरह पर्णी ने स्पष्ट रूप से एक मांग की। अब तक करतम्मा पैर पकड़कर या छाती पर सिर रखकर वचन देती रही थी। अपनी तरफ से पर्णी ने इसके पहले मांग नहीं की थी। वास्तव में आवश्यकता ना होने पर भी इस तरह की मांग करना पति का हक होता है। शायद ऐसा ना हो तो पत्नी की पूर्ण तृप्ति नहीं होती। ऐसी मांग विवाह संस्कार में भी शामिल रहती है। तुम्हें मर्यादा और नियम का पालन करना है। यह मांग पति प्रेम की एक अविभाज्य कड़ी है। अब पत्नी पूर्ण रूप से संतृप्त होकर पति के विशाल वक्ष में विलीन हो गई। उसकी आंखों से नदी की धारा ही बह निकली। उसने पूछा, ऐसा क्यों कहते हो? मैं अपराधीन हूं ना? अब अपनी मर्यादा और नियम भुलाकर मैं चल सकती हूँ? पर्णी उसकी पीठ सहलाता रहा। उसने करतम्मा को सांत्वना दी और कहा, रोवो नहीं, रोवो नहीं। ठंडा पड़ा हुआ आवेश एक बार फिर तीव्र हो उठा। पर्णी की बलिष्ठ भुजाओं ने उसे जोरों से आलिंगन पाश में कस लिया। फिर वे आनंद में खो गए। पर्णी के बारे में जिसके घर में कोई नहीं था, चिंता करने के लिए एक व्यक्ति है, करतम्मा। करतम्मा के लिए जो निराश्रित हो गई थी, आश्रय के रूप में एक व्यक्ति है, पर्णी। पर्णी के लिए करतम्मा और करतम्मा के लिए पर्णी है। दोनों साथ साथ सब झंझटों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। नावें किनारे पर लग गईं। पर्णी ने बिक्री की भीड़ देखी। उसने सोचा कि उसके साथी पूछते होंगे कि आगे वह कैसे जिएगा। उसने मन में निश्चय किया कि वह जो चाहे करें, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। करतम्मा एक बात पूछना चाहती थी, क्या इन लोगों की औरतों में से किसी से भी कोई ऐसी गलती नहीं हुई होगी? क्यों नहीं, जरूर हुई होगी। सब झूठी हैं, अपनी बात छिपाती हैं। करतम्मा चाहती थी कि वह सब जान जाए और एक एक से गिन गिन कर पूछे।
उसने कहा, आज नहीं तो किसी दिन मैं सबसे पूछूंगी। नींव मजबूत हो गई, दोनों एक हो गए, फिर भी जीविकोपार्जन का प्रश्न हल करना बाकी ही रहा। करतम्मा ने पूछा, क्या करोगे, यह क्यों नहीं बताते? पर्णी भी वही सोच रहा था। करतम्मा ने आगे कहा, मेरे पास 12 रुपए हैं, उससे तो कुछ नहीं होगा। एक फेंकने वाला जाल लेने के लिए भी कम से कम 30 रुपये खर्च होंगे। करतम्मा को एक बात सूझ गई। उसने कहा, कांटा क्यों ना खरीदा जाए? पर्णी ने कहा, कांटा खरीदेंगे तो एक छोटी नाव भी चाहिए ना, तब एक और आदमी भी चाहिए, कौन है साथ देने वाला? उस प्रश्न को गौण बताते हुए पर्णी ने कहा, वह कोई कठिनाई नहीं है, एक छोटी नाव हो जाए तो मैं अकेला भी जाकर रोज के खर्च लायक कमा सकता हूँ। कांटा डालने के लिए जाने वाली 5-6 नावें उस तट पर थीं। करतम्मा ने कहा कि उनमें से एक किराए पर ले ली जाए। पर्णी ने कहा, कोई भी नहीं देगा री, कुछ हो जाए तो नाव ही जो नष्ट हो जाएगी, सो तब और क्या उपाय है? पर्णी थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसने कहा, वह पैसा निकाल, मैं एक कांटा ही खरीद लाऊं। करतम्मा ने रुपए निकाल कर दे दिए। जीने का निश्चय करने वाले व्यक्ति की पत्नी ही वास्तव में भाग्यवती होती है। घर, सामान, नाव, जाल आदि अनेक चीजें भविष्य के अंतरिक्ष में दृष्टिगोचर होने लगी। मन्नारशाला का मेला खत्म हो गया, लेकिन अगले साल फिर होगा। करतम्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके पेट में जो बच्चा है वह लड़की ना हो। लड़की होने का नतीजा उसने पूरा पूरा भोग लिया है। यदि लड़की हो जाए तो संभव है कि उसकी कहानी दोहराई जाए। नहीं नहीं, वह ऐसे किसी लड़के के साथ खेलने बढ़ने नहीं देगी। उसे किसी प्रेम बंधन में नहीं बांधना चाहिए। यदि लड़का हुआ तो वह उसके कारण किसी लड़की का जीवन नहीं बिगड़ने देगी। उसने खाना तैयार किया। आज पहले की तरह एक ही बर्तन में वह पति के साथ खाना खा सकती है, ऐसा उसे लगा। उसने सोचा कि आज वह बड़ा बड़ा कौर उठाकर पति के मुंह में देगी। वह इस तरह के दिवा स्वप्न देखती रही। भूखी रहना पड़े तो उसे वह सह सकती थी। पति उसे प्यार करता है, उसने उसे माफ कर दिया है, अब और क्या चाहिए? उसके ईश्वर ने उसकी रक्षा की है। रात को पर्णी छोटा और बड़ा दोनों कांटा खरीद कर लौटा। ठीक ढंग से क्रमवार कांटों में रस्सी पिरो कर बांध दी। इस तरह सब तैयारी कर ली गई। जब सब लोग सो गए तब कांटा उठाकर पर्णी जाने के लिए तैयार हो गया। करतम्मा ने पूछा, क्या विचार है? उसने कहा कि किसी की नाव पानी में ठेल कर वह चला जाएगा और मछली पकड़कर लोगों के सोकर उठने से पहले ही लौट आएगा। उसने कहा, मुझे भी समुद्र से जीवन निर्वाह करना है। करतम्मा डर गई। रात के समय समुद्र में जाना, ऐसे में ना जाने कितने संकट आ सकते हैं। उसने कहा, बाप रे बाप, वह क्या हैरी, अकेले हो ना? मैं समुद्र की संतान हूँ। जब वह आगे बढ़ा तब करतम्मा ने कहा, मछली खोजते खोजते समुद्र में दूर तक ना जाना। पर्णी ने कोई जवाब नहीं दिया। करतम्मा को नींद नहीं आई। वह बाहर पश्चिम की ओर देखती हुई एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी रही। उसने नाव को जरा दक्षिण की तरफ से समुद्र में उतरते देखा। उसकी हार्दिक प्रार्थना ने अवश्य उसके लिए एक रक्षा कवच का काम किया। पर्णी लोगों के जाग जाने के पहले ही मछली मारकर लौट आया। सुबह की कांतिक पल्ली हाट में जाकर उन्हें बेचा। 8 रुपए मिले। एक छोटी नाव खरीदना जरूरी था। पैसा कमाकर बचत से खरीदने में थोड़ा समय लग जाएगा। 150 रुपये हों तो एक नाव खरीदी जा सकती है। उसके लिए एक उपाय था। करतम्मा के पास सोने का गहना था, लेकिन उसका गहना बेचकर नाव लेने के लिए पर्णी सहमत नहीं था। उसने पूछा, वह तो तेरे लालची बाप की कमाई का है ना? करतम्मा ने कहा, ना ना, वह मेरा है, माँ ने ही मेरे लिए बनवा दिया था। फिर भी स्त्री का गहना बेचकर तब क्या मैं दूसरी हूँ? हाँ कहने के लिए वह तैयार नहीं था, लेकिन पत्नी का गहना बेचकर नाव खरीदना अपमानजनक था। फिर भी सोने का गहना ले जाकर पर्णी ने बेचा और एक नाव खरीदी। नाव बहुत छोटी थी, पैसा उतनी ही बड़ी के लिए था। पर्णी के नाव खरीदने की बात सारे तट पर फैल गई। संभव है कि उसके बारे में भी कहानियां गढ़ी गई होंगी। पर्णी की नई योजना बुरी नहीं थी। कभी कभी 10-10 रुपए तक की आमदनी हो जाती थी। कभी कुछ भी नहीं मिला, ऐसा भी होता था। पर्णी के मजबूत हाथों की मांसपेशियां इतनी छोटी नाव के काम में संतुष्ट नहीं होती थी। पर्णी की नाव बहुत छोटी थी। उसे लगा कि एक बड़ी नाव जल्दी ही खरीदनी चाहिए। उसकी पतवार संभालकर वह चाकरा में भाग लेगा। करतम्मा ने पूछा, नाव बड़ी होगी तो अकेले कैसे संभाल पाओगे? साथ में जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। पर्णी ने कहा, जब नाव आ जाएगी तब कुत्ते की तरह भाग आएंगे। उसने अपना यह निश्चय भी सुनाया कि आगे वह दूसरों की नाव में काम पर नहीं जाएगा। करतम्मा की स्थिति बदलने लगी।
समुद्र में जाने पर पर्णी को हमेशा पत्नी के बारे में चिंता बनी रहती थी। वह जल्दी ही लौट आने के लिए प्रेरित होता था। एक दिन जब वह लौटा तब उसने अपने घर पर 4-5 औरतों को देखा। उन लोगों ने हंसते हुए कहा, लड़की हुई है। बच्ची को सब नहला रही थी। वह जोर जोर से रो रही थी। धाय ने बच्ची को नहलाकर पर्णी की ओर बढ़ा दिया। पर्णी को मालूम नहीं था कि उसे कैसे लेना चाहिए। उसने कभी किसी बच्ची को गोद में नहीं लिया था। पति पत्नी जब अकेले हुए तब पर्णी ने पूछा, क्यों री, तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? करतमा जरा उदास दिख रही थी। उसने कहा, लड़का होता तो। उसने आगे पूछा, क्या पिता को ऐसा नहीं लगता? मुझे ऐसा नहीं लगता। झूठ कह रहे हो ना, लड़का हो या लड़की क्या फ़र्क है? करतम्मा ने अपना निश्चय एक वाक्य में सुनाया, जो भी हो, मैं इसे एक दूसरी करतम्मा नहीं बनने दूंगी। एक हंसी के साथ पर्णी ने कहा, तब तो पर्णी भी एक चिंपन नहीं बनेगा। उस छोटी बच्ची के आगमन ने उन दोनों के जीवन को गौरवान्वित बना दिया। दोनों एक तीसरे प्राणी के लिए जीने लगे। पर्णी के लिए वह आनंद का केंद्र बन गया। समुद्र में मछली पकड़ते समय उसके मन में सामने बच्ची की आंखें चमक उठती थी। वह तुरंत घर पर जाकर बच्ची को गोद में उठा लेने के लिए अधीर हो उठता था। बच्चों को कैसा लेना चाहिए यह करतमा ने उसे सिखा दिया। कभी कभी वह पर्णी से कहती, इस तरह हमेशा उसे गोद में उठाए रहने से वह बिगड़ जाएगी। यह सुनकर डर से पर्णी बच्ची को तुरंत नीचे लिटा देता। करतमा की बात कही जाए तो बच्ची के जन्म से उसे एक दुख हुआ। उसकी माँ बच्ची को नहीं देख सकी। बच्ची को देखते ही उसे पंचमी की याद आ जाती। पंचमी जब इतनी ही छोटी थी तब वह हाथ पांव फेंक कर खेला करती थी। वह उसे प्राणों से बढ़कर कैसे प्यार करती थी। पंचमी ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उससे भी करतमा का विच्छेद हो गया था। पंचमी अब किस हालत में होगी यह करतमा को नहीं मालूम था। उसकी चिंता उसे असह्य मालूम पड़ती थी। एक दिन पर्णी ने एक नया समाचार सुनाया। चिंपन ने चेरतला या कहीं से एक औरत को लाकर घर में रख लिया है। नीरकुन्नम से कोई आया था, उसी से यह खबर लोगों को मिली है। इस तरह जिस घर में करतमा ने जन्म लिया, जहाँ वह पली और जिस घर में उसकी माँ का अधिकार था, वहाँ अब एक अनजान औरत गृह नायिका होकर आई है। उस घर को उसकी माँ ने ही बनवाया था, वही उसकी स्वामिनी थी। पंचमी के साथ उस अपरिचित औरत का कैसा व्यवहार होगा? पर्णी जब बच्ची को लेकर घूमता था तब उसे याद आ जाता था कि उसका बाप उसी तरह लेकर उसे खिलाया करता था। बाप उसे ज़रूर प्यार करता था। जब करतमा को पर्णी के ऊपर अपना अधिकार महसूस होने लगा, जब उसे लगा कि उसकी गलती भी निकाल सकती है, तब मौका पाकर उसने अपने घर की बातें उठाई। शादी के बाद हम दोनों अगर वहाँ अपने ही घर में रहते तो? बप्पा तो यही चाहता था ना? पर्णी ने पूछा। जिस मल्लाह में ताकत है वह मल्लाहिन के घर में रह सकता है। फिर एक बार जब पर्णी बच्चे को बैठा खिला रहा था, करतमा ने कहा, मुझे इसका चेहरा देखकर पंचमी की याद आ जाती है। मैं कभी उसे नीचे नहीं रखती थी। सजल नेत्रों से उसने आगे कहा, बेचारी अब सौतेली माँ की मार खाती होगी। पर्णी ने पूछा, मार क्यों खाती होगी? करतमा ने कहा, सौतेली माताएं ऐसे ही करती हैं। तब क्या किया जाए? होशियारी से करतमा ने कहा, उसे ज़रा देखने की इच्छा होती है। पर्णी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक बार अच्छा मौका पाकर करतमा ने पूछा, पंचमी को देख आने के लिए मैं ज़रा नीरकुन्नम जाऊंगी। पर्णी को पसंद नहीं आया। एक हृदयहारी मंद मुस्कान के साथ करतमा ने कहा, हमारी भी एक लड़की है, वह भी बाप को देखने के लिए नहीं आएगी? कठोर स्वर में पर्णी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पंचमी को देखने के बहाने तू फिर उस मुसलमान छोकरे को देख आना चाहती है? करतमा चौंक गई। पर्णी जरा भी नहीं बदला। मुसलमान छोकरे की काली छाया अब भी मिटी नहीं है। क्या वह कभी मिटेगी नहीं? करतमा को लगा कि उसने एक गलत कदम उठाया है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अब वहाँ आगे कभी नहीं जाऊंगी और ना ही जाने की बात उठाऊंगी। उसे डर लगा कि कहीं जीवन फिर कटु न हो जाए। रोते हुए उसने पूछा, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जीवन भर लंबाती रहने वाली वह काली छाया, इससे बचने का उपाय है? कोई नहीं। जीवन में निश्चिंतता लाने के लिए फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यहीं पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्यायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए लक्ष्मीप्रियाज वर्ल्ड में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिएगा, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को साझा करिए। धन्यवाद।